पिछले पाठ में मानव मूत्र तंत्र के बारे में पढ़े। अब जो है हम लोग हीमोडायलिसिस के बारे में पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? हीमोडायलिसिस के बारे में पढ़ेंगे। तो आप देखते हैं कि कभी कभी क्या होता है कि विशेष परिस्थिति जैसे संक्रामक या संक्रमण, मधुमेह, सामान्य से अधिक उच्च रक्तचाप या किसी प्रकार के चोट के कारण क्या होता है कि वृक्क क्षतिग्रस्त हो जाता है। वृक्क जब क्षतिग्रस्त हो जाता है तो क्या होता है कि अपना कार्य करना बंद कर देता है। वृक्क जो है अपना कार्य करना बंद कर देता है। तो जब वृक्क अपना कार्य करना बंद कर देता है तब क्या होता है कि शरीर में आवश्यकता से अधिक मात्रा में, शरीर में क्या हो जाता है, आवश्यकता से अधिक मात्रा में क्या हो जाता है, जल, खनिज या यूरिया जैसे जहरीले विकार एकत्रित होने लगते हैं। जब वृक्क कार्य करना बंद हो जाता है तो शरीर में जल और जो है यूरिया जैसे जहरीले पदार्थ जो है इकट्ठा होने लगते हैं और इसके कारण रोगी की मृत्यु हो सकती है। अगर ये शरीर में एकत्रित होते रहेंगे तो एक दिन उस व्यक्ति की क्या हो जाएगी, मृत्यु हो जाएगी। तो ऐसी स्थिति में वृक्क के कार्य क्या किया जाता है कि एक अति विकसित मशीन के इस्तेमाल से, है ना, संपादित कराया जाता है। यह मशीन का नाम है डायलिसिस मशीन। यानी वृक्क का कार्य एक मशीन के द्वारा जो कराया जाता है उस मशीन का क्या नाम है, डायलिसिस मशीन। डायलिसिस मशीन एक कृत्रिम वृक्क की तरह कार्य करता है। जिस प्रकार वृक्क कार्य करता है उसी तरह कार्य जो है डायलिसिस मशीन करता है। इस मशीन में क्या होता है कि एक टंकी होती है। इस मशीन में क्या होता है, डायलिसिस मशीन में क्या होता है, एक टंकी होती है ना, और ये जो टंकी होती है जो डायलाइजर कहलाता है, उस टंकी को क्या कहा जाता है, डायलाइजर कहा जाता है। डायलाइजर में डायलाइसेट या डायलिसिस फ्लूइड, है ना, डायलिसिस फ्लूइड नामक तरल पदार्थ भरा जाता है। उसे डायलाइजर में क्या भरा जाता है, डायलिसिस फ्लूइड नामक, है ना, पदार्थ भरा जाता है जो तरल होता है। इस तरल पदार्थ में सेलोफोन से बनी एक बेलनाकार रचना लटकती रहती है। यह जो है बेलनाकार रचना आंशिक रूप से क्या होता है, वह बेलनाकार जो है वो आंशिक रूप से वो क्या होता है कि पारगम्य, क्या होता है, पारगम्य होता है तथा यह केवल विलय का ही विसरण होने देता है। और डायलिसिस फ्लूइड की सांद्रता सामान्य ऊतक द्रव जैसी होती है, परंतु इसमें जो है नाइट्रोजनी विकार तथा लवण की अत्यधिक मात्रा नहीं होती है। डायलिसिस के समय रोगी के शरीर का रक्त जो है एक धमनी के द्वारा, डायलिसिस मशीन के द्वारा जो पेशेंट होता है उस पेशेंट का एक धमनी के द्वारा क्या किया जाता है कि निकाल कर, मतलब रोगी का ब्लड को निकाल कर उसे 0 डिग्री सेंटीग्रेड तक क्या किया जाता है, ठंडा किया जाता है।
मतलब उस रोगी का, उस पेशेंट का ब्लड को निकालकर 0 डिग्री सेंटीग्रेड तक क्या किया जाता है, ठंडा किया जाता है। तब ठंडा करने के बाद क्या किया जाता है, परंतु इस रक्त को एक विशिष्ट प्रतिस्कंधक, उस रक्त को जो है विशिष्ट प्रतिस्कंधक से उपचारित कर तरल अवस्था में ही रखा जाता है। उस रक्त को स्कंधित करके किस अवस्था में रखा जाता है, तरल अवस्था में रखा जाता है। और उपचारित कर तरल अवस्था में ही रखा जाता है। इस रक्त को एक पंप की सहायता से डायलाइजर में भेजा जाता है। किसके सहायता से, पंप के सहायता से डायलाइजर में भेजा जाता है। और यह रक्त से नाइट्रोजनी विकार, यह रक्त से नाइट्रोजनी विकार यानी उत्सर्जी पदार्थ, जिस तरह ब्रिक जो है ना, उत्सर्जी पदार्थ को बाहर करता था, उसी तरह ये मशीन जो है, डायलिसिस मशीन जो है, उत्सर्जनी पदार्थ को क्या करता है, अलग करता है ना। डायलिसिस फ्लूइड में चला जाता है। नाइट्रोजनी विकार जो है वो कहाँ चला जाता है, डायलिसिस फ्लूइड में चला जाता है। इस तरह शुद्ध किए गए रक्त के पुनः शरीर के तापक्रम पर लाया जाता है। यानी शरीर के जितना तापक्रम होता है वो डायलिसिस किया हुआ जो ब्लड है उसको पुनः शरीर के तापमान के अनुसार, आप लोग मतलब जानते हैं कि कितना होता है, 98.6 ना फ़ारेनहाइट, तो उसके शरीर के तापमान पर लाया जाता है पुनः उस तापमान को, है ना, माने ब्लड के तापमान को पुनः शरीर के तापमान पर लाया जाता है। इसके बाद इस तरह से शुद्ध किए गए रक्त के पुनः शरीर के तापक्रम पर लाया जाता है और फिर इस रक्त को पंप की मदद से एक सिरा के द्वारा रोगी के शरीर में वापस पहुंचा दिया जाता है। पुनः जो है वो शरीर के तापमान पर लाकर उस ब्लड को पुनः उस रोगी के शरीर में डाल दिया जाता है। तो शरीर में वापस पहुंचा दिया जाता है और जो है रक्त के शुद्धिकरण की यह प्रक्रिया क्या कहलाता है, हीमोडायलिसिस कहलाता है। रक्त की शुद्धिकरण की यह प्रक्रिया क्या कहलाती है, हीमोडायलिसिस कहलाती है। तो हीमोडायलिसिस कहलाती है रक्त शुद्धिकरण का यह एक अत्यंत विकसित तकनीक है। यह रक्त शुद्धिकरण का यह एक अत्यंत शुद्धिकरण क्या है, अत्यंत विकसित तकनीक है और इसमें उच्च दक्षता की आवश्यकता होती है। तो डायलिसिस मशीन में बच्चों क्या क्या होता है कि आप देखते हैं कि इसमें दबाव मापक यंत्र होता है। डायलिसिस मशीन में क्या होता है, दबाव मापक यंत्र पाया जाता है। इसके बाद में एक पंप होता है और जो है डायलाइजर होता है, प्रति स्कंधक संयोजन होता है और दबाव मापक यंत्र होता है। सेलोफेन की बनी एक नली होती है। जो दबाव मापक यंत्र जो है, ये जो है दबाव मापक यंत्र जो है सीरा धमनी जो है, ये सीरा से जो है, सीरा से ये इसको जो है उसमें लाया जाता है ना, और धमनी में उसको प्रविष्ट किया जाता है। अब आगे हम लोग देखते हैं पादप में उत्सर्जन। अगला हम देखते हैं डायलिसिस मशीन तो हो गया। अब हम लोग देखते हैं पादप में उत्सर्जन।
तो बच्चे पादप में भी उत्सर्जन की क्रिया होती है। ये तो हम लोग पिछले मतलब कि पिछले चैप्टर में पढ़े जो है ये कि मनुष्य के जो है उत्सर्जी अंग है ना। तो अब हम लोग जो है पौधों में यानी पादप में ये उत्सर्जी पदार्थ कैसे निकलते हैं। तो आप जानते हैं कि उत्सर्जन के लिए विशिष्ट अंग नहीं पाए जाते हैं। किसमें? पौधों में उत्सर्जन के लिए विशिष्ट अंग नहीं पाए जाते हैं, जबकि मनुष्यों में उत्सर्जन के लिए विशिष्ट अंग पाए जाते हैं। तो पौधे क्या करते हैं? इनमें उत्सर्जन के लिए विभिन्न तरीके अपनाए जाते हैं। पौधों में उत्सर्जन के लिए विभिन्न तरीके अपनाए जाते हैं। श्वसन क्रिया से निष्कासित कार्बन डाइऑक्साइड गैस एवं प्रकाश संश्लेषण से निष्कासित ऑक्सीजन जो है गैस विसरण क्रिया द्वारा पत्तियों के रंध्रों एवं अन्य भागों में अवस्थित वात रंध्रों के द्वारा उत्सर्जित होती हैं। आप जानते हैं कि पौधे जो है भोजन बनाते हैं तो वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड गैस को ग्रहण करते हैं और उत्पाद में ऑक्सीजन जो है छोड़ते हैं, है ना। और जो है वाष्पोत्सर्जन क्रिया के द्वारा जब उसमें जल अधिक इकट्ठा हो जाता है पौधों में, तो क्या करते हैं? मतलब वाष्पोत्सर्जन क्रिया के द्वारा जल को बाहर निकालते हैं। तो जब जल उनसे बाहर निकलते हैं तो कुछ तो उत्सर्जी पदार्थ बाहर निकलेगा। इसके बाद में क्या होता है कि बहुत पौधे जो हैं कार्बनिक अपशिष्टों या उत्सर्जी पदार्थों को उत्पन्न करते हैं जो उनकी मृत कोशिकाओं जैसे अंतःकाष्ठ में संचयित रहते हैं। जैसे आप छाल वगैरह देखे होंगे, पौधे के छाल में मोटा जो हो जाता है सूख कर वो छूटता है, या उनसे जो है लाशा की तरह जो है एक मतलब रेजिन वगैरह जिसको बोल सकते हैं, है ना, ये निकलता है। और जो है वो जो छाल छूट जाता है तो उसके साथ उत्सर्जी पदार्थ भी क्या होते हैं? निकल जाते हैं। तो पौधे उत्सर्जी पदार्थों को अपनी पत्तियों एवं छाल में भी संचित करते हैं। अब इस समय देख रहे होंगे 1 महीना पहले जो है पत्तियां सूख कर जो पीला पड़ करके झड़ गई, तो जो पत्तियों में उत्सर्जी पदार्थ इकट्ठा था छाल भी छूट जाता है। तो पत्तियां जो इकट्ठा की थी उसमें उत्सर्जी पदार्थ जो इकट्ठा था, पत्तियां झड़ने के कारण पत्ती तो झड़ ही गई, बिल्कुल उत्सर्जी पदार्थ भी उसके साथ निकल गए, है ना। पौधों का उत्सर्जी पदार्थ पत्तियों के झड़ने के साथ भी निकल गए। तो पादप शरीर से निष्कासन होता है तो छाल में भी संचित करते हैं क्या? उत्सर्जी पदार्थ। पत्तियों के गिरने एवं छाल के बिलगाव से, मतलब बिलगाव मतलब समझ रहे हैं? छाल का बिलगाव का मतलब वो छाल हट जाता है ना। बार्क जो है उस पौधे के मतलब कि नए जब छाल आते हैं तो पुराने वाले क्या होते हैं? हट जाते हैं। तो उसके साथ जो है बार्क मतलब छाल के साथ साथ उत्सर्जी पदार्थ भी निकल जाते हैं। तो कुछ उत्सर्जी पदार्थ कोशिकीय रिक्तिकाओं में जमा रहते हैं और विभिन्न चयापचयी क्रियाओं के दौरान, जैसे टैनिन, रेजिन, क्या क्या चीज? टैनिन, रेजिन, इसके बाद में गोंद, ये सब जो हैं क्या हैं? ये पौधों के उत्सर्जी पदार्थ हैं, है ना।
टैनिन, रेजिन, गोंद, ये जो हैं आदि उत्सर्जी पदार्थों का निर्माण होता है। और टैनिन वृक्ष के छाल में, टैनिन कहाँ रहता है? वृक्ष के छाल में पाया जाता है। टैनिन जो है वृक्ष के छाल में, लिखना पड़ेगा। टैनिन जो है वृक्ष के छाल में पाए जाते हैं। और रेजिन जो है, रेजिन, गोंद आदि उत्सर्जी जो पदार्थों का निर्माण होता है, जो टैनिन वृक्ष के कहाँ पाया जाता है? छाल में पाया जाता है। रेजिन एवं गोंद जो है पुराने जाइलम में संचित रहता है। कौन कौन? ये दोनों पुराने जाइलम में क्या रहते हैं? संचित रहते हैं, है ना। रेजिन और गोंद जो है पुराने जाइलम में संचित रहते हैं। कुछ पौधों में उत्सर्जी पदार्थ गाढ़े दूधिया तरल के रूप में संचित रहता है। कुछ ऐसे पौधे हैं जिनमें क्या होता है कि गाढ़े दूधिया तरल के रूप में संचित रहता है ना। और जिसे लैटेक्स कहते हैं, जिसे क्या कहते हैं? लैटेक्स कहते हैं। अगर आप पीपल के पेड़ आप लोग देखे हैं? पीपल, बरगद या पीला कनेर की एक ताजी पत्ती के तोड़े तो आपको उजला दूधिया एवं गाढ़ा लैटेक्स निकलता दिखाई पड़ेगा। यानी जैसे बरगद का जो पत्तियां तोड़ते हैं, है ना, तो उसमें से क्या निकलता है? दूध निकलता है। तो क्या है? वो पेड़ का उत्सर्जीय पदार्थ उसमें इकट्ठा रहता है। और जब पेड़ बरगद के पत्तियां जब झड़ जाती हैं तो उसके साथ जो है वो भी उत्सर्जी पदार्थ उसमें जो इकट्ठा रहता है वो भी निकल जाता है। तो इस तरह जो है मतलब पौधों में उत्सर्जन की क्रिया होती है। बबूल के पौधों में आप देखे होंगे, बबूल के पौधा देखे हैं ना। बबूल के पौधों में गोंद उत्सर्जी पदार्थ के रूप में पाया जाता है। बबूल के पौधा में आप लोग देखे होंगे कि लाशा की तरह जो है उसमें से निकलता है ना। बबूल के पेड़ में क्या निकलता है? लाशा की जैसा एक पदार्थ निकलता है। तो वो क्या है? तो वही पदार्थ जो है उत्सर्जी पदार्थ है। वो पेड़ के छाल से मतलब कि निकलता है। जब छाल छूटता है तो क्या होता है कि वो उत्सर्जी पदार्थ छाल के साथ है वो भी निकल जाता है। और पौधा का जो पौधों में जो मतलब कि हानिकारक पदार्थ थे वो उत्सर्जन मतलब कि उसके छाल के द्वारा उत्सर्जित होकर निकल गए पौधे से। इसके बाद में हम लोग देखते हैं चीड़ के वृक्ष। चीड़ के वृक्ष में रेजिन एक सामान्य उत्सर्जी पदार्थ है जो जलीय पौधे उत्सर्जी पदार्थों को विसरण द्वारा सीधे जल में निष्कासित करते हैं। और ये तो हम लोग जो देखे ये स्थलीय पौधे के बारे में देखे। स्थलीय पौधे जो है टैनिन, रेजिन और गोंद को निकालते हैं, है ना। लेकिन बहुत से ऐसे पौधे हैं जो कहाँ पाए जाते हैं? जल में पाए जाते हैं। पौधों में तो कई तरह के पौधे हैं ना। तो बहुत से जो जलीय पौधे हैं वो उत्सर्जी पदार्थों को कैसे निकालते हैं? तो विसरण द्वारा सीधे जल में निष्कासित करते हैं। जबकि स्थलीय पौधे कुछ उत्सर्जी पदार्थों को अपने आसपास की मृदा में निष्कासित करते हैं। यानी मिट्टी में कुछ स्थलीय पौधे जो हैं उत्सर्जी पदार्थों को क्या करते हैं? आसपास यानी मृदा मिट्टी में उत्सर्जित करते हैं। तो पुनः एक बार हम लोग देखते हैं बच्चों
पादप में उत्सर्जन जो है, पादप में उत्सर्जन जो है कैसे होता है? तो इनके लिए माने पादप में उत्सर्जन के लिए कोई विशिष्ट अंग नहीं पाया जाता है। तो ये कैसे फिर उत्सर्जित पदार्थ को निकालते हैं? तो इनके उत्सर्जन के लिए ये क्या करते हैं कि ये पत्तियों के द्वारा, बार्क के द्वारा, है ना, जिसको छाल कहते हैं, छालों के द्वारा, और जो है पत्तियों के रंध्रों एवं वाष्पोत्सर्जन से निकलने वाला जो जल होता है मुख्य रंध्रों द्वारा तथा पौधों के अन्य भागों से निष्कासित होता रहता है। तो हम लोग देखें कि टैनिन जो है, टैनिन, रेजिन, गोंद आदि जो है उत्सर्जित पदार्थ हैं। तो ये जो है टैनिन वृक्ष के छाल में, टैनिन जो है वृक्ष के छाल में, रेजिन एवं गोंद जो है पुराने जाइलम में संचित रहता है ना। रेजिन और जो है गोंद पुराने जाइलम में संचित रहता है, और कुछ पौधों में उत्सर्जित पदार्थ गाढ़े दूधिया तरल के रूप में संचित होता है, जिसे लैटेक्स कहते हैं। जिसे क्या कहते हैं? लैटेक्स कहते हैं। अगर आप पीपल के वृक्ष को लेते हैं, बरगद लेते हैं, कनेर की एक ताजी पत्ती को तोड़ते हैं, तो आपको उजला जो है दूधिया एवं गाढ़ा लैटेक्स निकलकर दिखाई पड़ेगा। वही क्या दिखाई पड़ेगा? लैटेक्स जिसको हम कह रहे हैं वो क्या चीज है? मतलब कि वो उसका उत्सर्जित पदार्थ है ना। और बबूल के पौधों में जो है, बताए एक बार आप लोगों को कि बबूल के पौधों में गोंद उत्सर्जित पदार्थ के रूप में पाया जाता है। इसी प्रकार चीड़ में रेजिन एक सामान्य उत्सर्जित पदार्थ है। चीड़ के वृक्ष में क्या निकलता है उत्सर्जित के रूप में, है ना? चीड़ के वृक्ष में जो है रेजिन, है ना, ये उत्सर्जित पदार्थ के रूप में निकलता है। तो बच्चों आप लोगों को इसमें कोई कठिनाई? ठीक है, तो हम देखते हैं तो रेजिन जो है, और रेजिन, टैनिन और जो है लैटेक्स जो होता है उत्सर्जित पदार्थ के रूप में जो है पौधों के छालों से जो है निकलता है। तो इस तरह से हम जो है पादपों में देखा जाता है कि अपने उत्सर्जित पदार्थ को पत्तियों के द्वारा और जो है छालों के द्वारा, है ना, उत्सर्जित पदार्थ को जो है निकालते रहते हैं, जिससे पौधों में किसी प्रकार की उनको बढ़ने या विकास करने में उनको क्षति नहीं होता है। अगर पौधों में उत्सर्जित पदार्थ नहीं निकलते तो पौधा भी क्या हो जाते? मृत हो जाते, मतलब कि सूख जाते, है ना, खत्म हो जाते। वो भी जो है पौधा भी नहीं जीवित रह पाते। तो हर जीव में या पेड़ पौधों में जो है उत्सर्जित पदार्थ को जो है उनके शरीर से या पादपों से बाहर होना या निकलना जरूरी है, अन्यथा ऐसा नहीं होगा तो पेड़ पौधे भी नहीं जीवित रह सकते हैं, मतलब वो भी सूख सकते हैं। तो
बच्चों जो हम लोगों ने देखा कि पेड़ पौधे भी अपने शरीर से जो है क्या करते हैं, मतलब अपने पत्तियों से, bark से उत्सर्जित पदार्थों को बाहर हमेशा निकालते रहते हैं। जिस प्रकार मनुष्य जो है उत्सर्जित पदार्थों को मतलब कि शरीर से बाहर निकालता रहता है, उसी तरह पेड़ पौधे यानी पादपों में भी हर जीव जंतुओं में जो है उत्सर्जित पदार्थों को बाहर क्या किया जाता है, उत्सर्जन किया जाता है। तो यह देखा जाता है कि मनुष्य में जो है एक विशेष प्रकार का उत्सर्जित अंग होता है ना। मनुष्यों में और जानवरों में एक विशेष प्रकार के या उच्च कोटि के जो जीव जंतु हैं उनमें उत्सर्जित पदार्थ के लिए एक विशेष प्रकार का अंग होता है, और पादपों में जो होता है एक विशेष प्रकार का अंग नहीं होता है, जिसके कारण पादपों में कैसे उत्सर्जन होता है, पत्तियों से, पेड़ के छाल से, है ना, और जो है पेड़ के छाल से होता है ना, और पत्तियों से होता है। और जो है पौधों में गोंद के रूप में जो निकलते हैं वही जो है उत्सर्जन का ही पदार्थ है, उत्सर्जित पदार्थ है। इस तरह से जो बच्चे हम लोग उत्सर्जन के बारे में सीखे, क्या सीखे कि उत्सर्जन में पादपों में उत्सर्जन के रूप में क्या निकलता है, टैनिन निकलता है, रेजिन निकलता है, इसके बाद क्या निकलता है, गोंद निकलता है। तो ये तीनों पदार्थ जो है पादपों में उत्सर्जन के रूप में पौधों से ये बाहर निकलते हैं, जिसके चलते पौधे जो है जीवित रह पाते हैं। ठीक है बच्चे, तो हम लोग जो है आप दूसरे